सब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो संवेदनशील विषयों पर बात करेंगे। दोनों ही विषय भारत के संदर्भ में, पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। दूसरा विषय जो है वह भी भारत के संदर्भ में है, लेकिन उसे भी अंतर्राष्ट्रीय बना देने की कोशिश है। पहला जो विषय है हमारा, वो इस देश के हर भारतीय के मन में जो बेहद स्नेह भरा पक्ष है उससे जुड़ा हुआ है। वो विषय है कश्मीर। हम में से हर भारतीय के मन कश्मीर के जिक्र के साथ आह्लादित भी होता है और आशंकित भी होता है। जिस कश्मीर से धारा 370 की कुछ समय पहले विदाई हुई, उसके साथ उम्मीद जागी थी कि वहां अमन आएगा, शांति आएगी, एक नई शुरुआत होगी, लोग हंसते खेलते खिलखिलाते हमें दिखाई देंगे। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ ताकतें हैं जो इन कोशिशों को परवान नहीं चढ़ने देना चाहती, और उसके नतीजा यह है कि अभी भी वहां पर हत्या संबंधी खबरें समय समय पर साया होती रहती हैं। लेकिन इन खबरों के बीच में वहां के नेता अपने बयानों के माध्यम से हम सबको चिंता में डाल देते हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के बयानों को लेकर तो पहले ही विवाद रहता है। और फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये टारगेट किलिंग रुक नहीं सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से बात किए बगैर समाधान निकल नहीं सकता है। आप बीजिंग से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा संवेदनशील मसला है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर भाजपा काफी आक्रामक है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा जो विषय है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अमेरिका में दिए गए उस चर्चित ज्ञान के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। तो जो उनका दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लोग निर्मला सीतारमण के इस ज्ञान को लेकर अपना अपना अचंभा जाहिर कर रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, क्या वाकई निर्मला सीतारमण ने बहुत गलत बात कह दी है, या निर्मला सीतारमण जिस जिम्मेदार पद पर है उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना क्या देश को स्वीकार हो सकता है? यह भी एक संवेदनशील मसला है। लेकिन हमारा पहला विषय कश्मीर के संदर्भ में, फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में। फारूक अब्दुल्ला निसंदेह कश्मीर के सबसे बड़े नेता रहे, जम्मू कश्मीर के अनगिनत बार मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ी विरासत उनके साथ में है, आगे के संदर्भ में संभावना उनके परिवार के संदर्भ में है। पर फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में देश को हमेशा शिकायत रही है। शिकायत यह रही है कि दिल्ली में उनकी भाषा अलग होती है और श्रीनगर में भाषा अलग हो जाती है। तो क्या इस बार भी ऐसी कोई कहानी है? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन उनसे परिचय कराएं उससे पहले समय है आतंकवाद के खिलाफ दुनिया हो एकजुट। दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। इधर मीडिया के सामने पाकिस्तान का बेनकाब। दाऊद हाफिज के सवाल पर पाक डेलीगेट ने साधी चुप्पी। मोदी सरकार का किसानों को दिवाली गिफ्ट। 6 रबी फसलों की बढ़ाई एमएसपी। गेहूं की कीमत 2125 रुपए प्रति क्विंटल हुई। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। 60 घंटों में 3 हत्याएं। आतंकियों ने यूपी निवासी 2 लोगों की गोली मारकर की हत्या। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। उपराज्यपाल बोले सुरक्षा बलों को पूरी आजादी। और क्रिकेटर रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष। क्रिकेट बोर्ड की सालाना बैठक में फैसला। बैठक के बाद जय शाह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम। टेररिस्ट, स्मगलर्स और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापे। दिल्ली, पटना, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब में रेड। आतंकियों और ड्रग्स तस्करों से 60 गाड़ के मिले सुराग। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट समेत 7 लोगों की मौत। सीएम पुष्कर धामी ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। केदारनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। महाकाल लोक के निर्माण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल गांधी भी जाएंगे महाकाल लोक। भारत जोड़ो पदयात्रा उज्जैन की ओर मुड़ी। इधर सीएम शिवराज ने महाकाल लोक के सेकंड फेज का किया मुआयना।
प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो संवेदनशील विषयों पर बात करेंगे। दोनों ही विषय भारत के संदर्भ में, पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। दूसरा विषय जो है वह भी भारत के संदर्भ में है, लेकिन उसे भी अंतर्राष्ट्रीय बना देने की कोशिश है। पहला जो विषय है हमारा, वो इस देश के हर भारतीय के मन में जो बेहद स्नेह भरा पक्ष है उससे जुड़ा हुआ है। वो विषय है कश्मीर। हम में से हर भारतीय के मन कश्मीर के जिक्र के साथ आह्लादित भी होता है और आशंकित भी होता है। जिस कश्मीर से धारा 370 की कुछ समय पहले विदाई हुई, उसके साथ उम्मीद जागी थी कि वहां अमन आएगा, शांति आएगी, एक नई शुरुआत होगी, लोग हंसते खेलते खिलखिलाते हमें दिखाई देंगे। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ ताकतें हैं जो इन कोशिशों को परवान नहीं चढ़ने देना चाहती, और उसके नतीजा यह है कि अभी भी वहां पर हत्या संबंधी खबरें समय समय पर साया होती रहती हैं। लेकिन इन खबरों के बीच में वहां के नेता अपने बयानों के माध्यम से हम सबको चिंता में डाल देते हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के बयानों को लेकर तो पहले ही विवाद रहता है। और फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये टारगेट किलिंग रुक नहीं सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से बात किए बगैर समाधान निकल नहीं सकता है। आप बीजी से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा संवेदनशील मसला है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर भाजपा काफी आक्रामक है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा जो विषय है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अमेरिका में दिए गए उस चर्चित ज्ञान के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। तो जो उनका दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लोग निर्मला सीतारमण के इस ज्ञान को लेकर अपना अपना अचंभा जाहिर कर रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, क्या वाकई निर्मला सीतारमण ने बहुत गलत बात कह दी है, या निर्मला सीतारमण जो जिम्मेदार पद पर है उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना क्या देश को स्वीकार हो सकता है? ये भी एक संवेदनशील मसला है। लेकिन हमारा पहला विषय कश्मीर के संदर्भ में है, फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में। फारूक अब्दुल्ला निसंदेह कश्मीर के सबसे बड़े नेता रहे, जम्मू कश्मीर के अनगिनत बार मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ी विरासत उनके साथ में है, आगे के संदर्भ में संभावना उनके परिवार के संदर्भ में है। पर फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में देश को हमेशा शिकायत रही है। शिकायत यह रही है कि दिल्ली में उनकी भाषा अलग होती है और श्रीनगर में भाषा अलग हो जाती है। तो क्या इस बार भी ऐसी कोई कहानी है? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन उनसे परिचय कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। कमाल का हमारा विचार सूत्र है, इसको हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देख सकता है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि एडवाइस इज अ सेल्डम वेलकम, दोज हु नीड इट मोस्ट लाइक इट लीस्ट। अर्थात सलाह का कदाचित ही स्वागत होता है। जिन्हें इसकी अधिकतम आवश्यकता होती है वे ही इसे सबसे कम पसंद करते हैं। जॉनसन के द्वारा ये जो बात कही गई थी वो जीवन का कितना कमाल का तजुर्बा था। जिन्हें सलाह की जरूरत होती है वो अमूमन सलाह सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सलाह अमूमन उनकी धारणाओं के विपरीत होती है। वो जो करना चाहते हैं अमूमन सलाह उसके विपरीत होती है और इसलिए वो भाती नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो फारूक अब्दुल्ला को कोई सलाह मिलनी चाहिए या फारूक अब्दुल्ला की सलाह पर हमें विचार करना चाहिए? इसे ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र शर्मा जी है, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। ताजिम डार जी हैं, प्रवक्ता है पीडीपी के। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान सुन लेते हैं और उसकी पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी से लेते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, ये बंद नहीं। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, बड़ी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। तो डॉक्टर ताहिर चौधरी, सीधे तौर पे कहा जा रहा है फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये बंद नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस तरह का बयान आना बहुत बेबुनियाद सा बयान है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई, सबसे ज्यादा टाइम तक इन्हीं लोगों की हुकूमतें रही हैं। और इस तरह का बयान ये गारंटी के साथ दे रहे हैं कि ये चीजें बंद नहीं होंगी। पहले इंसाफ चाहिए। कौन सा इंसाफ इनको चाहिए? पहले इस चीज को क्लियर करें। ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है कि जम्मू में इनका कुछ अलग बयान होता है, कश्मीर में अलग होता है, दिल्ली में अलग कुछ बयान देते हैं। लेकिन आज का जो इनका बयान है, इस बयान के ऊपर
सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सोचना पड़ेगा, हमारी एजेंसीज को भी देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप के लीडर हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इनकी सोच में क्या है, इनके पीछे क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। इनको आज भी हुर्रियत के दिन याद आ रहे हैं कि हुर्रियत के कैलेंडर निकला करते थे। कश्मीर किस दिन बंद होगा, किस दिन पत्थरबाजी शुरू होगी, कहां पत्थरबाजी नहीं होगी, कौन सा बाजार बंद करेंगे, कौन सा खोलेंगे, वो दिन जा चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं दिए, क्योंकि इन्होंने कभी किसी अपने को नहीं खोया है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये इनके अपने बच्चे मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर जी, बयान इसलिए दे रहे हैं या आपकी नाकामी, आपकी विफलता, आपकी अक्षमता के कारण से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यह बयान देने का मौका मिल रहा है? आपने वादा किया था कि अगर धारा 370 हट जाएगी तो उसके साथ में आप कश्मीर में अमन ला देंगे। धारा 370 अटे हुए इतिहास हो गया, पर अभी भी हत्याएं हो रही हैं। पिछले 60 घंटे में भी 3 टारगेट किलिंग हुई हैं। अगर उसके बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बयान दे रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते? या आप नहीं मानते कि आपकी नाकामी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को यह बात बोलने का मौका दिया है? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना समाधान नहीं निकलेगा। आप स्वागत क्यों नहीं करते इस बात का? फारूक अब्दुल्ला का बयान यह भी तो बता रहा है कि इन हत्याओं में पाकिस्तान का हाथ है। तो आप फारूक अब्दुल्ला को खारिज करना चाहते हैं, उनके इस बयान की सराहना नहीं करना चाहते कि वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के इन हत्याओं में संलिप्तता को और इशारा कर रहे हैं। इस बात को लेकर आपको इतनी गुस्सा, इतना नाराजगी किस लिए? देखिए हिमांशु जी, एक तो आपका सवाल इतना लंबा होता है कि जब हमने जवाब देना होता है आधा आपका सवाल भूल जाते हैं। ये एक आप ही में ये कला है, बाकी किसी और एंकर में दिखती भी नहीं है, क्योंकि रोज हम टीवी पे लाइव रहते हैं, लेकिन जो आपका तरीका है वो थोड़ा अलग है। उसकी भी मैं सराहना करता हूँ आपके सवाल की। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार कभी बात नहीं करेगी। हमें इनसे पूछ के देश को नहीं चलाना है, इनसे पूछ के कश्मीर की सिस्टम को नहीं देखना है। कश्मीर को सरकार बहुत अच्छे ढंग से देख रही है, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये जो अब हाइब्रिड जो सिस्टम इन्होंने चलाया गया है, जिस तरह से ये टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, ये चीजें लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली हैं। ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म होगी। ये चीज मैं आपको दावे से कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है हम उसके ऊपर कायम है। किसी से बात नहीं होगी, बात होगी तो कश्मीर के अवाम के साथ होगी। कश्मीर का अवाम जमीनी सतह पे खुश है, पहली बार 70 साल के बाद वहां के लोगों के चेहरों पे खुशी दिख रही है। बच्चों के माँ बाप खुश हैं जब बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, बिजनेसमैन खुश है, एक टैक्सी ड्राइवर खुश है, हर इंसान खुश है। केवल हम ही लोग परेशान हैं, जो ये गोलियां चलती हैं, लाशें दिखती हैं, बेकसूरों की मौतें होती हैं, केवल हम ही लोग दुखी हैं यहाँ पे बैठे हुए, बाकी सब खुश है, ऐसा लगता है डॉक्टर ताहिर आपकी बात से। लेकिन मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूं, रवि शर्मा जी के पास चलता हूं। रवि शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तान से बात करने के लिए कश्मीर के नेता इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? इस बात को मैं आज तक समझ नहीं पाया। इतने लालायत, इतने इच्छुक महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान से बात कीजिए। फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान से जरूर बात कीजिए। ये बताइए, इन लोगों का पाकिस्तान के साथ में है क्या? जी रविंद्र जी। अगर देखिए, जो आपने सवाल पूछा है जी, बात तो जायज है। मैं किसी का तर्जुमान नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की तर्जुमानी करता हूं जी, और सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कहा कि कड़े कदम उठाने हैं तो उठाइए। पाकिस्तान से बात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके साथ है। अगर पाकिस्तान को तबाह करना है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप तो लोग मरवा रहे हैं। 9 साल से आप सत्ता में बैठे हैं। पाकिस्तान बिन बुलाए कौन गया? बिरयानी खाने, शाल पहनाने, शादियों में बांटने, बाकी सरकारों को तो आप कोसते रहे। आप कत्ल भी करें तो कोई चर्चा नहीं होती, हम आ भी बड़े हो जाते हैं बदनाम। आप तो खैर आ भी नहीं बढ़ते। लेकिन ये अगर कोई कहता है कि हालात इस तरह के हैं, आपने सारे तजर्बे किए, कहीं आपकी डायग्नोसिस में या आपकी ट्रीटमेंट में कोई फर्क तो नहीं? क्योंकि जो लोग 2010 में, 11 में, 12 में कश्मीरी पंडित उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। कश्मीर की वादियों में मेरे पास रिकॉर्ड है कि प्राइवेट मोहल्लों में मुसलमानों के घर में किराएदार रह करके वो नौकरी कर रहे थे, ट्राइबल अकोमोडेशन में रह रहे थे। लेकिन 2019 से पहले या 2020 से पहले वो लोग टारगेट नहीं हुए। क्या वजह है कि आज जिस संख्या में टारगेट सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, उसमें कश्मीरी पंडित भी है, सिख भी है,
जम्मू का मुलाजिम भी है। रिजर्व कैटेगरी के जो मुलाजिम कश्मीर वादी में कानून के तहत लगते हैं, वो 3,500 मुलाजिम जम्मू में 125 दिन से बैठे हैं। बाहर के प्रवासी मजदूर हैं जिनका कोई लेना देना बेचारों का नहीं, रोजी रोटी के लिए आते हैं। लेकिन इसकी एक, हिमांशु जी, एक वजह है जी, एक डिजाइन भी है। लेकिन आप जब दावा करते हैं, अमित शाह जी आएंगे और कहेंगे, आप गिनती कर लेते हैं कि पहले इतने मरते थे, अब इतने मरते हैं। पहले अगर 100 मरते थे, अब 90 मरते, 10 कम हो गए। ये कौन सा तुलना करने का तरीका है कि हालात नॉर्मलाइज हो गए? जैसे डॉक्टर ताहिर जी कहते हैं, आपने ठीक कहा कि आप कहते सारे खुश हैं। सिलेक्टिव किलिंग जो है, 30 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 6 महीने में। मई और जून में 10 लोगों की हत्या की गई है और एक दहशत का माहौल है। 90 के बाद जो लोग आगे नहीं। रविंद्र जी, ये सारी बात तो अपन ने कर ली, आप थोड़ा मुद्दे पे आइए। फारूक अब्दुल्ला जी का जो सुझाव है, उस पर आपका क्या सुझाव है? उनका कहना है कि समाधान तो तभी निकलेगा जब पाकिस्तान से बात होगी। क्या आपको वाकई लगता है पाकिस्तान से बात करेंगे और समाधान हमारे हाथ में होगा? इतना ही आसान मसला है। देखिए, पहले पाकिस्तान बात करने के तैयार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिन बुलाए बिन बताए जब गए थे, तो देश के टीवी और चैनल और सबने कहा कि बहुत बड़ी पहल की है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकता है। लेकिन किस लिए गए थे? दावत के लिए नहीं गए थे, वो बातचीत करने के लिए गए थे कि करवाने के लिए, माहौल तैयार करने के लिए गए थे। यही कहा गया, हमने तो कभी नहीं कहा। रवि जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूं, थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं। भाई, मोदी जी गए थे, उसकी हंसी उड़ा के समाधान निकल जाएगा क्या? भाई, मोदी जी ने कोशिश कर ली ना पाकिस्तान से बात करने की, नतीजे में क्या मिला? नतीजे में हमला मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी, क्या मिला? वो भी सामने कारगिल का वार मिला। कांग्रेस की जब सरकारें थी तब उन्होंने भी बहुत कोशिश की, कुछ हिस्से में तो नहीं आया। इसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बार बार ये बोलते रहते हैं पाकिस्तान से बात करो। तो आप जैसा विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ है, उनके इस सुझाव के संदर्भ में कोई राय तो रखते होंगे? मोदी जी को कोसने से आपका काम चल जाएगा, या इस सुझाव पर भी आप कोई बात कहना चाहेंगे कि भाई ये सुझाव जायज है, नाजायज है, इस सुझाव की कोई अहमियत है, नहीं अहमियत है? थोड़ा इस पर भी तो बोलिए ना। कितना मोदी, कितना भाजपा, कितना कोसेंगे? मैंने इतने कड़े सवाल कर तो लिए ताहिर जी से, आधा सवाल का तो उन्होंने उत्तर भी देना नहीं चाहा मुझे। मैं बताता हूँ, मैं कोस नहीं रहा, आपने नहीं कहा, आप कोसते थे। आप मतलब आपको नहीं कह रहा जी। मोदी जी सबसे ज्यादा, अगर किसी ने पिछली सरकारों को, मनमोहन सिंह जी को कमजोर और क्या क्या नहीं कहा, तो मोदी जी ने कहा। तो क्या पूछने की बात, ये उदाहरण भी नहीं दे सकते? द्विवेदी जी, आपके चैनल में तो मुझे मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कोस रहा, मैं कहने का अच्छा पहल की, कोशिश की। लेकिन तो स्ट्रेटजी होती है, जब आपके पास पिछला इतिहास, जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं, तजर्बा है, तो फिर क्यों गए आप देश की गरिमा को छोड़ के? और फिर गए तो हासिल क्या हुआ? और अगर आपने पहल की तो दूसरे अगर कोई सुझाव दे देते हैं, तो इतना बड़ा जुल्म क्या हो जाता है कि सारे बीजेपी के प्रवक्ता और बहुत सारे चैनल के एंकर जो है टूट के पड़ जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ये क्यों कह रहा है? मैं उसका वकील नहीं, मगर हालात तो ये, लोग मारे जा रहे हैं। द्विवेदी जी के ट्रीटमेंट में दवाई अगर एक असर ना करे, कई दवाइयां तो रविंद्र जी इस बात पर केवल बात करना चाहते हैं कि कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। ये जो डॉक्टर ताहिर चौधरी का दावा है, इस दावे में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं बदला। लोग अभी भी बेकसूर मारे जा रहे हैं, हालात कश्मीर के अभी भी खराब हैं। रविंद्र जी इतने पर ही रहना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के सुझाव पाकिस्तान से बात पर काफी कोशिश की मैंने कि वो कुछ बोले, पर नहीं बोले। मेरे साथ में ताजिम दर्जी हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला का साथ मिला है? कितने आह्लादित हैं, कितने प्रसन्न हैं आप, कितना आनंद है? पर साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से बात करके क्या हो जाने वाला है, थोड़ा ये भी तो बताएं। पाकिस्तान इंतजार ही कर रहा है, वह भारत बात करेगा, एक फोन उठाए मोदी जी शहबाज शरीफ को, और वैसे ही वो बोल देंगे वहां के आतंकियों को अब हमला करना बंद कर दो। ऐसा ही है ताजिम जी? जी, ये तो मैं नहीं जानता जी करेंगे और क्या जवाब आएगा, इसके ऊपर मुझे ना इख्तियार है ना मैं जानता हूँ जी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर आज लहूलुहान है। आज हमारा कश्मीरी पंडित जो है यहाँ का, वो लहूलुहान है, दुखी है, परेशान है। आज यूपी के हमारे 2 भाई मारे गए हैं जी। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमें हर बात में सियासत को घसीटना, हर बात में हम यही करते रहेंगे और गरीब जो है उनका खून बहता रहेगा।
ऐसा नहीं है और ना होना चाहिए। और दूसरी एक धारणा जो बनाई जाती है आमतौर पर, जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स को आप एक विलन की तरह हिंदुस्तान में पेश करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, खुदारा ये बंद कीजिए। और आप यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने बहुत मेहनत की है और बहुत से लोगों की कुर्बानियां दी हैं यहाँ पे हालात को सुधारने के लिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ एक अटूट रिश्ता बना, जो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और आप आज एक ऐसी सिचुएशन को बनाना चाहते हैं, आज तमाम लोगों को आप नकार देना चाहते हैं। आज आपको महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बातें भी बुरी लगती हैं, आज आपको शेख साहब भी बुरे लगते हैं, आज आपको मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी बुरे लगते हैं, आज आपको महबूबा जी भी बुरी लगती हैं। खुदारा ये चीजें, ये एक नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। हम लोग बड़ी लोग सच्ची बात कह रहे हैं ताजिम डार साहब, मैं आपके साथ में हूं। अब मुझे इतना बता दीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया कश्मीर के नेताओं को विलेन की तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। जंग किसी का हल तो है नहीं। जी। हमें उन लोगों को, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमें डिप्लोमेटिक तरीके से, हमें इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करके, हमें तमाम लोगों को इकट्ठा करके, पिछले 8 साल में यही तो किया जा रहा है ना। आप यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन यहाँ कश्मीर में लेके आए, आपने यहाँ हर जगह लोगों को घुमाया, यहाँ पे जाके दिखाया कि यहाँ पे कश्मीर बदल रहा है। उसके बाद भी अगर जम्मू कश्मीर में आज खून का कतरा बहता है, मैं तो समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अमन मैं तब कहूंगा जब यहाँ का रहने वाला कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाके खुले से रहेगा और बिल्कुल किसी परेशानी के बिना रहेगा। जब यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कश्मीर में रहने वाला खुले से रहेगा, तब हम मानेंगे ना। तो ताजिम डार साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में नहीं रह पा रहा है तो क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान उनको वहां रहने नहीं देना चाहता, ये स्पष्ट तौर पर आपका कहना है। ये पाकिस्तानी है जिसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने नहीं दिया, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? पाकिस्तान ही असल खलनायक है, इस बात को आप मानते हैं? मैं आपको सिंपल सी बात मैं बता दूं कि जो भी लोग इस कत्लेआम में शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। और गोल गोल मत घुमाइए, सीधी बात करिए ना, अपन मुद्दे पे रहते हैं। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान ही कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए जिम्मेदार है? यह पाकिस्तान ही है जिसके कारण कश्मीरी पंडित अपनी धरती पर रह नहीं पा रहे हैं, या इसके संदर्भ में आपका कोई और नजरिया है? थोड़ा स्पष्ट बात करिए ना। मेरे पास एजेंसीज नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बातें नहीं है जिसमें मैं बता पाऊंगी ये कौन कर रहा है। अब इसके बाद में आप ताजिम डार साहब, आप ये कहते हैं कि हमारे नेताओं को खलनायक की तरीके से बताया जा रहा है, पाकिस्तान के संदर्भ में जिम्मेदार ठहराने के लिए भी आप तैयार नहीं है। आपको मोदी जी के संदर्भ में बोलना बड़ा मुफीद लगता है, मोदी जी जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, पर पाकिस्तान कहीं जिम्मेदार है, ये कहने के संदर्भ में आपको लग रहा है गला सूख रहा है, दिक्कत हो रही है। रविंद्र जी शायद कुछ कहना चाहते। जी रविंद्र जी। देखिए, ये कोई छुपी लुकी बात नहीं, डर को दहशत का माहौल भी हो सकता है। मैं बेबाकी से कहता हूँ, पाकिस्तान जमात है ही है जी। पाकिस्तान के पास ही ग्रेनेड है, जिन ग्रेनेड से उनको मारा गया है। AK-47, AK-56 वहां ये 147 से पता है। 47 में जो पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हुए, 4 जंगें उसने लड़ ली, लेकिन हमने भी तजुर्बा लिया। यहाँ जो बैठे हैं, तीनों पार्टियां सत्ता में रही हैं जी, और हमने प्रयास किया, पाकिस्तान ने किसी के प्रयास कामयाब नहीं होने दिए आज तक। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मानते हैं कि भाई प्रयास कामयाब नहीं हुए, हालात नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन हम जब बीजेपी वाले हत्याएं हो रही हैं फिर भी कहते हैं देखो सब कुछ है। आप ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी थोड़ा ईमानदार बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, इसमें संशय नहीं, लेकिन कश्मीर के हालात ठीक नहीं, ये बात भी सच है। और डॉक्टर ताहिर चौधरी, मैं वापस आपके पास आता हूं, गृह मंत्री आने वाले होते हैं, डीजी जेल की हत्या हो जाती है, इसके बाद भी इस कार्यक्रम में आप कह रहे हैं सब खुश हैं, इन हत्याओं पे लोग खुश हैं। 2 यूपी के लोग आज ही मार दिए गए टारगेट किलिंग करके, इसके बाद भी डॉक्टर ताहिर चौधरी आप मुस्कुरा के कह रहे हैं एकदम मजे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप हालात को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं हिमांशु जी, आपने मेरे बयान को अलग तरीके से लिया। जब हत्या होती है तो कोई कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं। अरे अभी तो आप बोले, मैं कहो तो आपको रिकॉर्डिंग आपकी सुनवा दूं, आपने अभी तो बोला सब बहुत खुश है। यही लोग परेशान हैं जो थोड़े बहुत नेता वेता हैं। मेरी बात जी, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान के ऊपर बात कर रहा हूँ जी। फारूक अब्दुल्ला साहब के इस तरह के बयान आना, वहां की रीजनल पार्टीज के ऐसे बयान आना
कि पाकिस्तान से बात की जाए, ये हत्याएं बंद नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। परेशान ये लोग हैं, चाहे एनसी की बात करो, चाहे पीडीपी की बात करो, चाहे दूसरी रीजनल पार्टीज की बात करो, क्योंकि जमीनी सतह पे ये लोग अपने आप को खो चुके हैं। और इस तरह की जब हत्याएं होती हैं, टारगेट किलिंग्स होती हैं, वो क्यों की जा रही हैं? इसलिए की जा रही है कि श्रीनगर में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। जो हालात सुधरे हुए हैं, जो अवाम कहीं ना कहीं खुशी के चैन से रहना चाहता है, अवाम, उनको डिस्टर्ब किया जाए। मैं रोकूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी थोड़ा आपकी दलीलों को। क्यों हो रही है यह महत्वपूर्ण है, या क्यों हो पा रही है यह महत्वपूर्ण है? आप रोक नहीं पा रहे, इसलिए हो रही है। इसको लेकर सवाल है। आपने वादा किया था सब बंद कर देंगे, कितना इंतजार करें हम, अभी तक बंद नहीं हो रहा। इसलिए सवाल है डॉक्टर ताहिर चौधरी आपसे, आपने हमें बताया स्ट्राइक पाकिस्तान को ठीक कर दिया, और अभी कहना यही है पाकिस्तान सब करा रहा है, तो फिर आपकी स्ट्राइक ने किया क्या? ये सवाल उठेगा ना, तो थोड़ा बताइए ना इसके संदर्भ में। फारूक अब्दुल्ला के बयान क्यों आ रहे हैं? मैंने पिछली बार भी सवाल किया था, आपको लगा कि निकल जाऊं साइड से, मैं दोबारा दोहराता हूं, आप भूल गए, मैं नहीं भूला। मैं जानना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला ये बयान क्यों दे पा रहे हैं? आपकी नाकामी के कारण, आपकी असफलता के कारण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान से बात किए बगैर रुकेगा नहीं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी? देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब का इस तरह का बयान आना, देखिए हत्याओं की जहां तक बात आती है, टारगेट किलिंग्स की बात आती है, टारगेट किलिंग इसलिए कहीं ना कहीं की जा रही है, जो भी हाइब्रिड मिलिटेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं, उनको कहीं ना कहीं 1-2% वहां के लोकल लोगों की सपोर्ट है। अदरवाइज इस तरह की टारगेट किलिंग्स नहीं हो सकती। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अपनी एजेंसीज के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि उनके काम में कहीं दिक्कत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना पूरा काम कर रही है। जिन लोगों ने भी ये कारनामा किया है, इस तरह की हत्याएं की हैं, उन लोगों को नहीं। एक आखिरी सवाल करता हूं, आपने कहा 1-2% लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए हो पा रहा है। क्या आप मानते हैं ये हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है? हम उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे कौन उनकी मदद कर रहा है? क्या डॉक्टर ताहिर चौधरी आपको नहीं लगता है ये दावे करने के स्थान पर कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, हमें एक बार दमदारी के साथ में ऑपरेशन चलाने की ज्यादा जरूरत है, उन 1-2% लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, ताकि हालात काबू में आए, अगर आपका कहा सही है तो? देखिए हिमांशु जी, आप एक जिम्मेदार चैनल के हेड हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज पूरी तरह से काम कर रही हैं। जहां जहां ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ढंग से कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। मैंने कहा ये बहुत थोड़ा टाइम है इस तरह की जो टारगेट की लिस्ट की जा रही है ऐसे। अच्छा, ये थोड़ा टाइम का मायने बताइए, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, सदी, थोड़ा स्पष्ट हो जाए ना, थोड़े का आशय क्या है? जो इस तरह 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, थोड़े का मतलब क्या? नहीं, ये चीजें बहुत जल्दी कंट्रोल होंगी, इन चीजों पे लगाम लग जाएगी और इन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपके माध्यम से जल्दी हो जाएगा, पर वो दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा, सदी में हो जाएगा, इस पर डॉक्टर ताहिर चौधरी मौन रहना चाहते हैं। और मेरे पास समय सीमित है, रविंद्र जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं। जी रविंद्र जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसके वर्कर नहीं मारेंगे। आज जो लोग असुरक्षित है वो ऑपोजिशन है। मैंने कह दिया, पाकिस्तान को टैकल करना 9 साल हो गए आपको, आतंकवाद को 9 साल हो गए। आप तो कहते थे हमें आने दो, ये पिछली सरकारें मिली हैं, आप पीडीपी के साथ सत्ता में रहे। आप कहते थे कि ये हमको काम नहीं करने देते, गवर्नर रूल लगाया, फिर आपने 370 यूटी लगाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। फिर हत्याएं होती हैं तो आप कहते हैं कोई ये भी ना कहे। मैंने कह दिया कि कहीं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को देखना चाहिए, सबका सहयोग लेना चाहिए। अच्छा रविंद्र जी, एक मुद्दे की बात, आखिरी सवाल आपसे इस कार्यक्रम में, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए तो समाधान होगा, या जो लोग यहां पर रहकर पाकिस्तान से बात करते रहते हैं उनके संदर्भ में पहचान करके उनका इलाज होना चाहिए तो समाधान होगा? सीधा सवाल, ना दाएं ना बाएं। समाधान यह है कि आप कश्मीर के अपने लोगों से तो बात करने का माहौल बनाओ। आपने 1-1 साल उनको अंदर रखा, टेलीफोन बंद रखे, मैं भी उठाया गया, मैं तो नहीं, वो तो मुसलमान भाई हैं, वो वहां भी भरेंगे। रविंद्र शर्मा को पार्टी हेडक्वार्टर से उठाया गया 2019 अगस्त में, किस लिए? मैं तो आज भी कहता हूँ पाकिस्तान जिम्मेवार है, मैं कहता हूँ वहाँ लोग मिले भी हैं, लेकिन आप सबको आतंकवादियों के साथी कह दोगे, कश्मीर में बचेगा कौन? तो कश्मीर में बचेगा कौन? ये रविंद्र जी का एक बहुत ही मौजूद सवाल है।
मैं आखिरी बातचीत के लिए ताजिम डार साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप लोग जितनी हिमायत पाकिस्तान से बात करने के लिए कहते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपकी मांग यह होनी चाहिए कि दिल्ली को हम लोगों से बात कर लेनी चाहिए, दिल्ली महबूब यादव जी से बात करे, दिल्ली फारूक अब्दुल्ला जी से बात करे। ये पाकिस्तान से बात करने की जितनी गुहार लगाते हैं, उससे ज्यादा आप आग्रह नरेंद्र मोदी से स्वयं से बातचीत करने के लिए क्यों नहीं करते? जी डॉक्टर साहब। ताजिम डार साहब को हमारी बात शायद सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर ताहिर चौधरी से बात कर लेता हूं। ताहिर जी, कश्मीर में जिनका प्रभाव रहा है, कश्मीर में जिन्हें नेता के तौर पर आप लोग मानते हैं, मानना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें जब मन आता है तब नजरबंद कर देते हैं, तो इनको विश्वास लेने में आपको दिक्कत क्या है? क्या आपको पॉलिटिकल नुकसान दिखाई देता है कि भाजपा कश्मीर में जगह कैसे बनाएगी अगर इन्हें साथ लेगी? तो क्या भाजपा के राजनीतिक हित कहीं देश हित से ज्यादा बड़े तो नहीं हुए? नहीं, देखिए माशूद जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कश्मीर को लेके, हम उन लोगों की कदर करते हैं जो देश की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो तिरंगे की बात करते हैं। हम उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, जिनको अरे छोड़िए ना ताहिर जी, सरकार में तो फारूक अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला, जरूरत पड़ी तो महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बना ली। यहां पर आकर हमें बता रहे हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते। थोड़ा जाति कर रहे हैं लोग, इतिहास इतना जल्दी भूलते नहीं, और बाकी भूल भी जाए मैं तो बिल्कुल नहीं भूलता। थोड़ा विनम्रता से कहूंगा, ऐसे खारिज मत कीजिए, ऐसे खारिज मत कीजिए, थोड़ा ईमानदारी से बात कीजिए। ठीक है, अभी सरकार की जरूरत नहीं है, राज्यपाल शासन में काम चल रहा है, राष्ट्रपति शासन में काम चल रहा है, तो फिर भी कुछ तो बोलिए, बात कर लीजिए। ईमानदारी की बात है माशूद जी, सरकार बनाई भी हमने, सरकार गिराई भी हम, क्योंकि देश के से बड़ा कुछ नहीं है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं। जब देश के ऊपर बात आएगी, देश की सुरक्षा पे बात आएगी, तिरंगे पे बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर ताहिर चौधरी तो कुछ और बात करेंगे नहीं, लेकिन मेरे साथ में ताजिम डार साहब जुड़ गए हैं। मुझे आखिरी का समय है। डार साहब, आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल था पिछली बार भी, एक बार फिर कोशिश करता हूं आपसे कि जितना आग्रह आपके नेता पाकिस्तान से बात करने के संदर्भ में करते हैं, उतना आग्रह दिल्ली की सरकार से क्यों नहीं करते कि वो आप लोगों से बात कर ले? ये मेरा सवाल है। इससे समाधान नहीं निकलेगा। पाकिस्तान से बात कराने पे ही समाधान क्यों दिखाई देता है? त्रिवेदी जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बात करने की बात साल में एक बार होती है, लेकिन मीडिया उसको इतना उछालता है कि उनको रहने का, जीने का जो एक माहौल अच्छा है वो बनाया जाए। लोगों के साथ जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, जो किलिंग्स हो रही हैं, जो खून बह रहा है, ये बंद हो। जो क्लेम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने किया था 370 हटाने के बाद कि यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, वो उस पे करें। अगर उनको उन हालात को ठीक करने में हमारी कहीं पे भी कोई मदद चाहिए, हम हर संभव कोशिश, हर संभव मदद देने के लिए तैयार। कुल मिला के मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह कि धारा 370 की समाप्ति के साथ वादा था कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इतना समय होने को आया है, पर वो आतंकी घटनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। लगातार निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, और जब निरपराध लोग मारे जा रहे हैं तो सवाल उठाने का मौका लोगों को मिल रहा है। बेहतर है कि इस बात पर नाराजगी जताएं कि ये नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि उन कारणों को खत्म किया जाए जिसके कारण ये नेता ऐसा बोल पा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली को चाहिए सुरक्षा बलों के संदर्भ में जो भी जरूरत है उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन कश्मीर को आतंक मुक्त किया जाए। और वो कश्मीर को आतंक मुक्त पाकिस्तान पर कार्रवाई करके होगा या पाकिस्तान से बात करके, ये तो दिल्ली की सरकार को तय करना है। पर इतना तय है, जब तक ये समाधान नहीं निकलेगा तब तक ऐसे बयान आएंगे, और इन बयानों पर बिफरने के स्थान पर बेहतर होगा जिम्मेदार सरकार को कि वह जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके इस धरती को आतंक मुक्त कराए। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है